स्टार्ट करेंगे LCR सर्किट के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे R है, ये AC सोर्स है, ये L है ये C है। ठीक है, अब फिगर 7.a में अपन के LCR सर्किट है जो कि कनेक्टेड है AC सोर्स से। अब अपन यहाँ पे वोल्टेज क्या लेंगे, Vm sin ओमेगा टी। ठीक है, Q चार्ज है कैपेसिटर का, करंट है, और जब किरचॉफ लूप से अपन इसमें किरचॉफ लूप लगाएंगे बाई किरचॉफ लूप केस KVL, तो KVL लगाने से LdI/dt प्लस IR प्लस Q/CB होगा। और अपन यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस करंट को और उसके फेज रिलेशनशिप को अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज से। और अपन सॉल्व करेंगे दो मेथड से, पहले अपन टेक्निक करेंगे फेजर का, सेकेंड मेथड में अपन सॉल्व करेंगे ऑब्टेन करेंगे टाइम डिपेंडेंसी ऑफ I के बारे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो फेजर डायग्राम है, जैसे सर्किट में अपन देख रहे हैं फिगर में कि अपन रजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों सीरीज में लगे हैं। जो AC करंट है ईच एलिमेंट में किसी भी टाइम में जो एम्पलीट्यूड फेज है, तो यहाँ पे करंट है Im sin ओमेगा टी प्लस फाई क्या है, फेज डिफरेंस है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। और बेसिस में अपन ये प्रीवियस सेक्शन में अपन ने देखा है फेजर डायग्राम के बारे में। तो अपन यहाँ पे देखो, अपन मानते हैं कि जो I है वो फेजर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को, और VL क्या है, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर है, VR क्या है, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस है, VC क्या है, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, और V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज अक्रॉस द वोल्टेज, ये टोटल वोल्टेज बता रहा है। और प्रीवियस सेक्शन से अपन देखें कि VR पैरेलल होता है I के, VC π/2 होता है बिहाइंड I, और VL π/2 होता है I के। तो VL VR VC और जो करंट है वो एप्रोप्रिएट फेजर रिलेशन उसका दिया है, और जो लेंथ होता है इन सब फेजर एम्पलीट्यूड का वो क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज इक्वेशन लगाएंगे तो VL प्लस VR प्लस VC ये V के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो VL और VC ऑलवेज जो होता है अलॉन्ग द सेम लाइन होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये कंबाइंड होता है सिंगल फेजर में VC प्लस VL, जिसका मैग्नीट्यूड होगा VCM माइनस VLM, और जो V रिप्रेजेंट करेगा हाइपोटेनस ऑफ राइट ट्रायंगल को, और VR प्लस VC प्लस VL होगा। और यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से ये आ गया। और जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपन को मिलेगा I इज इक्वल टू VM अपॉन √R प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। इसी को बच्चों जेड भी कहते हैं, जेड मतलब इम्पीडेंस। तो यहाँ देखो एनालॉजी करेंगे, एक टर्म्स होता है जिसको अपन इम्पीडेंस इंट्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ से हो जाएगा I इज इक्वल टू VM बाई जेड, जेड की वैल्यू होगी √R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर होगा। ठीक है, सॉरी। अब देखो यहाँ पे फेजर I जो है वो पैरेलल होगा VR के, जो फेज एंगल होगा VRV का वो डिटरमाइन होगा tan phi होगा VCM माइनस VL बाई R। ठीक है, और tan phi होगा XC माइनस XL बाई R। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों कि tan phi VC माइनस VL बाई R और tan phi XC माइनस XL बाई R होगा। ग्राफिकली शोन हो रहा है जो इम्पीडेंस होता है डायग्राम, जिसको राइट ट्रायंगल में, जिसको जेड क्या है, हाइपोटेनस है। अब यहाँ पे फिगर इक्वेशन 7.2 में अपन को एम्पलीट्यूड ऑफ करंट मिलेगा, और 7.2 से में अपन को फेज एंगल मिलेगा, और कंप्लीट स्पेसिफाइड होगा। अब बच्चों यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट आप अंडरलाइन कर लेना, यदि XC ग्रेटर देन XL है तो पॉजिटिव, और करंट जो होगा वो प्रीडोमिनेटली कैपेसिटिव है। यदि XL ज़्यादा है तो फाई नेगेटिव है, और जो सर्किट है वो प्रीडोमिनेटली इंडक्टिव है। ठीक है, जो करंट होता है सर्किट में लैग करेगा। ठीक है, फेजर डायग्राम दिया है XC यहाँ पे ज़्यादा XL से, और अपन ऑब्टेन करेंगे एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ करंट में LCR सर्किट सीरीज में। ठीक है, और बच्चों एनालाइजिंग AC सर्किट जब अपन करेंगे तो पहले फेजर डायग्राम अपन को इनिशियल कंडीशन के बारे में कुछ नहीं बताएगा, लेकिन जब अपन एप्रोप्रिएट वैल्यू लेते हैं ना इस चैप्टर में, तो अपन को डिफरेंट फेजर शो होता है, रिलेटिव एंगल विद डिफरेंट फेज, और ये जो सोल्यूशन ऑब्टेन होता है ना इसको स्टडी स्टेट सोल्यूशन कहते हैं, और ये जनरल सोल्यूशन नहीं है। एडिशनली अपन ट्रांजिएंट सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है फॉर V इज इक्वल टू 0 पे। जो जनरल सोल्यूशन होता है वो सम होता है ट्रांजिएंट सोल्यूशन का और स्टडी स्टेट सोल्यूशन का। एक लंबे समय के बाद बच्चों जो इफेक्ट होता है ट्रांजिएंट सोल्यूशन का वो डाई आउट हो जाता है, और जो बिहेवियर होता है करंट का डिस्क्राइब होता है स्टडी स्टेट सोल्यूशन से। अब यहाँ पे टर्म आता है रेजोनेंस। कंडीशंस क्या होता है बच्चों, एक इंटरेस्टिंग फीचर होता है LCR सर्किट का जो कि होता है रेजोनेंस। ये क्या है, RLC सर्किट का एक कैरेक्टरिस्टिक है रेजोनेंस। जो फिनोमेना होता है रेजोनेंस को कॉमनली पाया जाता है जिसके पास टेंडेंसी होती है टू ऑसिलेट एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यदि सिस्टम ड्रिवन कर रहा है एनर्जी सोर्स को एट अ फ्रीक्वेंसी जो कि नियर है नेचुरल फ्रीक्वेंसी को, तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो बहुत ही लार्ज होगा। एक फैमिलियर एग्जांपल में जो फिनोमेना है, जो चाइल्ड होता है जो कि स्विंग करता है, तो जो स्विंग करता है तो उसमें जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है वो स्विंगिंग बैक होता है और फोर्थ लाइक अ पेंडुलम होता है। यदि चाइल्ड पुल करता है रोप को रेगुलर इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी जो पुल होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्विंगिंग के, जो एम्पलीट्यूड होता है स्विंगिंग का वो लार्ज हो जाता है। तो RLC सर्किट में वोल्टेज एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे जो करंट होगा VM बाई R होगा, VM बाई जेड होगा, जेड इक्वल टू √R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर होगा। XC जानते ही हो 1/ओमेगा C होता है, XL 1/ओमेगा L होता है।
तो यहाँ से अपन को बच्चों एक आता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये इसको कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है रेडियन पर सेकंड में, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो करंट एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम होता है Vm/R होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे वेरिएशन है Vm का RLC सीरीज में। ठीक है, सोर्स अप्लाइड है 1/√LC। ठीक है, अब बच्चों जो करंट एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में, जो IM होगा Vm/R होगा रेजोनेंस में, जो करंट एम्पलीट्यूड होगा वो ट्वाइस होगा। ठीक है, अब बच्चों रेजोनेंस सर्किट की वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन होती है, जैसे ट्यूनिंग मैकेनिज्म हो गया, रेडियो और टीवी सेट्स में हो गया, जो एंटीना ऑफ रेडियो एक्सेप्ट करता है सिग्नल फ्रॉम मेनी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, जो सिग्नल अपन पिकड अप करते हैं एंटीना से वो भी एक्ट करता है सोर्स इन द ट्यूनिंग सर्किट ऑन द रेडियो। जो सर्किट होता है ड्रिवन होता है बहुत सारी फ्रीक्वेंसी पे, अपन हियर करते हैं एक पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन में, तो अपन ट्यून करते हैं रेडियो को और वैरी करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को ट्यूनिंग सर्किट में। जैसे वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज ये इक्वल हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल का रिसीव्ड हो जाता है। इसी तरह बच्चों जो एम्पलीट्यूड होता है करंट का फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल में वो पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन में मैक्सिमम होता है। बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नोट करना कि जो रेजोनेंस फिनोमेना होता है एग्जिस्ट होता है बाय अ सर्किट इफ बोथ L एंड C आर प्रेजेंट। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, मैं भी आपके साथ कर लेता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है नोट करना। जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तभी होगा जब L और C दोनों प्रेजेंट हो सर्किट में। ठीक है बच्चों, यदि ओनली देम टू द वोल्टेज अक्रॉस L एंड C कैंसिल करेगा बच्चों ईच अदर को, और करंट एम्पलीट्यूड Vm/R होगा जो टोटल सोर्स वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस R। इसका मतलब ये है कि हमारे पास रेजोनेंस होगा RL या RC सर्किट, मतलब सॉरी हमारे पास RL और RC में रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास L और C दोनों प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो VL और VC बराबर होंगे और Z हमारा R के बराबर होगा। तो बच्चों ये आप अंडरलाइन कर लेना कि ये इंपॉर्टेंट है कि रेजोनेंस फिनोमेना तभी होता है जब L एंड C दोनों प्रेजेंट है। इसीलिए RL और RC में L और C दोनों नहीं प्रेजेंट होते तो उसमें रेजोनेंस फिनोमेना नहीं होता है। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/√LC आपको याद रखना है बच्चों। और करंट होता है Vm/Z, Z होता है इंपेडेंस, Z होता है √R² + XC - XL²। ठीक है, अब बात करेंगे पावर इन AC सर्किट के बारे में, पावर फैक्टर के बारे में। तो अपन ने देखा है कि वोल्टेज होता है Vm sin ωt जो कि अप्लाइड होता है सीरीज RLC सर्किट में, और यहाँ पे I होगा Im sin ωt + phi, तो Im Vm/Z होगा, phi होगा 10 phi XC - XL/R होगा। जो इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाई होता है सोर्स के द्वारा वो होगा Vm/2 cos - cos 2ωt + phi। जो एवरेज पावर होता है साइकिल का वो दिया जाता है एवरेज ऑफ 2 टर्म्स इन RHS, जो कि ओनली सेकंड टर्म होगा जो कि टाइम डिपेंडेंट होगा। एवरेज 0 होगा, पॉजिटिव हाफ को साइन कैंसिल करेगा, नेगेटिव हाफ को। जो पावर होगा वो होगा VI cos phi या I² cos phi। जो एवरेज पावर डिसिपेटेड होता है वो डिपेंड केवल वोल्टेज पे नहीं, साथ ही साथ करंट पे भी करता है, बल्कि कोसाइन फेज और एंगल बिटवीन देम पे भी करता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एवरेज पावर है वो केवल वोल्टेज और करंट पे नहीं, साथ ही साथ कोसाइन और फेज एंगल पे भी डिपेंड करता है। जो क्वांटिटी cos phi होता है इसको पावर फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। इसको आप अंडरलाइन कर लेना बच्चों कि cos phi को अपन क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, जो हमारा क्वांटिटी है cos phi इसको अपन क्या कहेंगे? पावर फैक्टर कहेंगे, और अपन डिस्कस करेंगे। जो रजिस्टिव सर्किट होता है बच्चों, यदि सर्किट में केवल प्योर R होगा तो रजिस्टिव होगा, इस केस में cos phi 1 होगा, मतलब मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड होगा। प्योरली इंडक्टिव कैपेसिटेंस सर्किट, तो यहाँ पे सर्किट ओनली इंडक्टर या कैपेसिटर होगा, तो अपन को पता है जो फेज डिफरेंस होता है वो π/2 होता है, तो cos phi 0 होगा, मतलब कोई भी पावर डिसिपेटेड नहीं होगा जब करंट इसमें फ्लो करेगा। जो करंट होगा वो रिफर्ड होगा वॉटलेस करंट। इस सिचुएशन में जो करंट होता है उसको बच्चों क्या कहेंगे? वॉटलेस करंट। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और LCR सीरीज में जो पावर डिसिपेटेड होगा वो phi = 10 phi XC - XL/R होगा, और यहाँ पे phi में भी नॉन जीरो हो सकता है RL और RC और RCL सर्किट में। इस केसेस में जो पावर डिसिपेटेड होगा ओनली इन द रजिस्टर होगा। बच्चों पावर डिसिपेटेड जो रेजोनेंस होता है, एट रेजोनेंस में XC - XL 0 होगा, phi 0 होगा, इसीलिए cos phi 1 होगा, और पावर होगा I² या I² × R होगा। दैट इज जो मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड होता है वो R के थ्रू होता है एट रेजोनेंस। तो बच्चों यहाँ पे आप ये 4 केस इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि यदि रजिस्टिव सर्किट में, यदि सर्किट में केवल प्योर R है तो वो रेजिस्टेंस है, और इस केस में cos phi 1 होगा, मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड होगा। प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट है तो यहाँ पे सर्किट कंटेन करेगा इंडक्टर या कैपेसिटर, और फेज डिफरेंस जो होगा बिटवीन वोल्टेज और करंट वो π/2 होगा, और cos phi 0 होगा, और कोई भी पावर डिसिपेटेड नहीं होगा यदि उसमें करंट फ्लो करे, और इसी करंट को अपन वॉटलेस करंट कहेंगे। लेकिन LCR सीरीज सर्किट में बच्चों पावर डिसिपेटेड होता है जहाँ पे phi होगा 10 phi XC - XL/R, जो phi होगा वो नॉन जीरो होगा RL और RC और RCL सर्किट में, और इस केसेस में जो पावर डिसिपेटेड होगा वो केवल रजिस्टर के अलोंग होगा।
पावर डिसिपेटेड जो रेजोनेंस में होता है एलसीआर सर्किट में, रेजोनेंस में एक्सी माइनस एक्सएल 0 होगा, पावर 5 0 होगा, और जो कॉस 5 होगा 1 होगा, पावर आई स्क्वायर जेड होगा या आई स्क्वायर आर होगा। और यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड होगा वो सर्किट में होगा रेजोनेंस के थ्रू, आर के थ्रू होगा रेजोनेंस में। एवरेज पावर का फॉर्मूला वी आई कॉस 5 या आई स्क्वायर जेड कॉस 5। और यहाँ पे जो एवरेज पावर होता है वो वोल्टेज करंट पे तो डिपेंड करता है, ये साथ ही साथ ये कोसाइन फेज और एंगल बिटवीन देम पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया बच्चों। तो इसमें अपन ने पावर को निपटा दिया है बच्चों, और अपन नेक्स्ट टर्न में बात करेंगे हमारा फेवरेट टॉपिक ट्रांसफार्मर। तब तक के लिए बच्चों स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।